स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान सी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं और दूसरी विधा में हैं, इस विधा को भी इस बार शुरू किया है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। वो अनेक प्रोजेक्ट में वो आते रहते हैं और हमारा जो नया अपना घर वाला प्रोजेक्ट है उसमें वो अपने शनिवार रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल गुलाटी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी
ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है और चाइनीज विधा का इतना व्यापक प्रचार प्रसार किया और उन्होंने इतनी ट्रीटाइज लिख दिया जो हम लोगों के लिए एक एक ट्रीटाइज पूरा ज्ञान का भंडार है। उस पर हम लोग रिसर्च करें तो भी खत्म नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रोफेसर सुषमा ओझा के शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से हमको एक्यूप्रेशर में ज्ञान का जो इंटरेस्ट बढ़ा वो उन्हीं के कारण है, तो उनके भी शुक्रगुजार हैं हम। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसका अर्थ ये है कि हमको अपने विधा का प्रचार, व्यापक प्रचार प्रसार करना है और कोई व्यक्ति आए या ना आए, हमको खुद उसके पास जाना है। अगर हम उसके पास जाते हैं तो हमारे विधा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। उसको पढ़ाना भी है, उसको सिखाना भी है और उसका ट्रीटमेंट भी करना है। यह तभी हो सकता है जब लोग हम आधुनिक संचार साधनों का प्रयोग करके और इस विधा का व्यापक प्रचार प्रसार करें। तो उसमें से एक विधा ये भी है कि आप फ्री क्लासेस शुरू कर दें तो आपका विधा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा, लोग आकर्षित होंगे और इस बहाने वो पढ़ेंगे भी और अपने आपके ज्ञान का खुद आत्मसात करेंगे, आत्मसात करने के बाद आगे बढ़ाएंगे। तो हमें विश्वास है कि हम इस विधा का प्रचार जो पूरे विश्व में करना चाहते हैं ताकि पीड़ित मानवता को राहत मिल सके, ये विश्वास है आपके माध्यम से ये विधा आपके हाथों से होते हुए पूरे समाज में फैलेगी और पीड़ित मानवता को उससे लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में हुमा खानम जी आ गई हैं, जो वर्चुअली सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं। उनका भी स्वागत है। पुनः हम लोग तिवारी जी का स्वागत करते हैं और उन्होंने कल ब्लड की शुरुआत किया था सेमेस्टर 1 में BHB में मानव शरीर विज्ञान का ये चैप्टर है, उस पर आगे वो चर्चा करेंगे। तो तिवारी जी आपको समझ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सबको। अरविंद सर प्रणाम, सबको नमस्कार। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। कल हम लोगों ने ब्लड पे कुछ चर्चा किया था, तो 2 मिनट वापस हम लोग उसको रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल ये बात किया था कि जो ये ब्लड है ये स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं, जल है और जीवित कणिकाएं हैं। और ब्लड का निर्माण जो है वो ब्लड वेसल्स में होता है। बाकी तत्वों के निर्माण अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का, तो वो ब्लड वेसल में होता है। ये कल हम लोगों ने इस पर थोड़ी चर्चा की थी और हम लोगों ने ये बात किया था कि ब्लड में जो है 42 to 45% ब्लड सेल्स है और 55 to 58% प्लाज्मा है, लिक्विड फॉर्म में है। उसमें हम लोगों ने ब्लड में अवेलेबल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और उसके जो अल्फा ग्लोबुलिन, बेटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन की चर्चा किया था, फाइब्रोनोजन की चर्चा किया था। और हम लोगों ने ये बताया था कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन बाहर निकल जाता है तो बचे हुए को हम लोग सीरम बोलते हैं। और ये जो फाइब्रिन है ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये है। हम लोगों ने आरबीसी के बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि आरबीसी की जो ब्लड में क्वांटिटी होती है 5 ± 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होती है और इसको बोन मैरो से इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी बनने में 9 डेज लगता है। और ये बाई कनकेव डिस्क है, इसका शेप जो होता है, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है कंजुगेटेड, जो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसी के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है।
इस आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है, और ये जितने भी कण है सबका जो कब्रगाह है वो स्प्लीन है, मतलब ग्रेवयार्ड जिसको हम लोग बोलेंगे, जहां वो समाप्त होती आती है। हम लोगों ने आरबीसी में बात किया था कि 60 to 70% जल है और 30 to 40% सॉडी एलिमेंट है। और हम लोगों ने हीमोग्लोबिन की बात की थी, जो हीमोग्लोबिन का जो कंसेंट्रेशन है ब्लड में वो 14 ग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml ब्लड हम लोग लेते हैं तो उसमें 14 ±1 ग्राम माने 13 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। और यही हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है कैरी करने के लिए ऑक्सीजन को। हम लोगों ने एक चीज और चर्चा किया था कि जो हीमोग्लोबिन में वो दो पार्ट है, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। तो हीम का जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो ग्लोबिन है वो राइबोसोम में इनका संश्लेषण होता है, और गाल्गी अपरेटस में दोनों का कॉन्जुगेशन होता है। हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये चर्चा किया था कि हीमोग्लोबिन जब दो हिस्से में टूटता है 120 दिन बाद लाइफ समाप्त करने के बाद, तो हीम और ग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन को चला जाता है, और हीम जो है ये हीम बिलिरुबिन रहता है, बनता है, जो जल में घुलनशील नहीं है, लिपिड में घुलनशील है। तो जो एल्बुमिन है इसको पकड़ के ले जाता है लीवर के पास, और ग्लूक्रोनिक एसिड से रिएक्ट करके कंजुगेट करके ये घुलनशील बन जाता है, और तब ये किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है जो रिक्वायरमेंट है। और हम लोगों ने जॉइंटिस की बात की थी कि 3 तरह की है, एक हिपैटिक है, प्री हिपैटिक है और पोस्ट हिपैटिक है। एक ये स्टेटस था कि कैसे दिखेगा फिजिकल। तो जो बिलिरुबिन है अगर वो ब्लड में रहता है तो स्टालिन तत्व से मिलके पीला रंग देता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स कलर पीले कलर में दिखाई देंगे। प्री हिपैटिक जो जॉइंटिस है इसमें हम लोगों ने बात की थी कि लीवर काम कर रहा होता है, लेकिन आरबीसी के मरने की गति बढ़ जाती है। तो लीवर अपना काम कर रहा होता है तो भी इसमें हीम बिलिरुबिन जो होती है बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर की कैपेसिटी फिक्स है। दूसरा एक केस यह था कि जब वो लीवर खुद बीमार हो जाता है तो वो जितनी नॉर्मल कंडीशंस में वो हीम बिलिरुबिन को कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है वो नहीं कर पाता है। तो लीवर के कारण जो जॉइंटिस है वो हिपेटिक है। और तीसरा पोस्ट हिपेटिक है जिसमें लीवर भी काम कर रहा है, लेकिन जो बिलिरुबिन ड्यूोडेनम में जाना चाहिए वो अवरोध के कारण नहीं पहुंच पाता, तो ये ब्लड में हो जाता है। तो फिर ये जॉइंटिस हो गया, ब्लड में रह जाता है बिलिरुबिन, तो फिर पीला दिखता है और बाकी नुकसान होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक है। और हम लोगों ने कल बात किया था एनीमिया की। एनीमिया का मतलब ये है कि ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन की संख्या जब कम हो जाती है तो इसको एनीमिया बोलते हैं। और इसके रीजन ये था कि या तो बनना बंद हो जाए आरबीसी, या आरबीसी के डेथ होना, ज्यादा डेथ होनी, रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने लगी। तो इस दोनों केस में एनीमिया है। और हम लोग पर्निशियस एनीमिया को समझे थे कुछ कल। और दूसरा एक था कि तीसरा रीजन ये था कि अगर हीमोग्लोबिन का जो शेप और साइज है वही चेंज हो जाए तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग या बाकी तत्वों की कैरिंग कैपेसिटी नहीं रहती, तो वो उसकी लाइफ अलग होती है, कम या ज्यादा, और वो इफेक्टिव नहीं होता। हम लोगों ने ये भी किया था कि एक आयरन डिफिशियंसी है, अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं या हुकवार्म इंटेस्टाइन के दीवालों से रक्त पीते रहते हैं तो इससे भी ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है। ये एनीमिया है। हम लोगों ने देखा था कि ये स्टमक की एक जिम्मेदारी, स्टमक एक गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है जिसमें दो मुख्य तत्व हैं, इंटेंसिटिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। अगर ये भी इफेक्टिव नहीं होगा तो एनीमिया के रीजन होंगे ये दोनों फैक्टर। और एक हम लोग अब एप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं, शायद हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, रीजन यही है कि ये भी एनीमिया है, लेकिन इसमें क्या है कि जो बोन मैरो जहां से बनते हैं पार्टिकल्स, बोन मैरो जहां से ही आरबीसी या ये चीजें बनती हैं, अगर बोन मैरो ही इफेक्टिव नहीं है
तो ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन करता है बोन मैरो वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर ब्लड सेल नहीं बनेंगे, तो एनीमिया होगा। ये बोन मैरो का इफेक्टिव क्या हो सकता है? अगर रेडिएशन से कोई ट्रीटमेंट हम लोग लिए हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसका एक रीजन हो सकता है बोन मैरो के इनइफेक्टिव होने का, या बेंजीन टॉक्सिटी हो, इसका प्रयोग जो हम लोग अगर यूज कर रहे हैं बेंजीन किसी कारण से, तो ये हमको नुकसान करेगा। या कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो हमको नुकसान कर सकती है ब्लड फॉर्मेशन में, मैंने बोन मैरो को इनइफेक्टिव होने में। इन दवाइयों के नुकसान यूज से भी हमारे बोन मैरो की इफेक्टिवनेस कम होगी, तो एनीमिया हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं हम लोग आज। तो ये एक रीजन है कि ब्लड अगर परीक्षण हम लोग करते हैं तो अलग अलग चीजें आपको मिल सकती हैं। एक रीजन ये भी है कि संख्या कम हो जाए, या इरिथ्रोसाइट का, इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, इसकी आकार बड़ा हो जाए और संख्या कम हो जाए, तो इस केस में भी कम आरबीसी हीमोग्लोबिन होने से ट्रांसपोर्टेशन कम कर पाएगा। या थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स की भी संख्या कम हो सकती है, जो यहीं से बनती है बोन मैरो से, और हाइपोप्लास्टिक होगी। तो ये एनीमिया के रीजन हो सकते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया, अलग अलग रीजन होंगे, या तो खराब बन रहे होंगे, या किसी केस में नहीं बन रहे होंगे, या जल्दी मर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूकोसाइट पर मुख्य रूप से। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूको माने व्हाइट, ल्यूको जो शब्द है उसका मतलब व्हाइट है, तो हम लोग व्हाइट ब्लड सेल की बात करते हैं। और ये क्या है? जो आरबीसी था उसका काम था ब्लड में चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, जो बाकी जगह से बनते हैं, या तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है सेल तक। आरबीसी का फंक्शन ये है। लेकिन जो ये WBC है, ये इम्यून सिस्टम पे काम करता है, सिक्योरिटी के काम करता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का काम करता है। तो देखिए, ये भी बनते हैं बोन मैरो में, और लिम्फेटिक नोड्स में भी बनते हैं। ये दोनों जगह बनते हैं, बोन मैरो में भी और लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं। ये क्या है? ये मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड से, अगर शरीर में कोई दुश्मन घुस जाता है तो उनका सफाया करते हैं, उनको किल करते हैं। उनको लगता है कि ये कोई, अगर उनको ये कहीं से मैसेज आ गया कि कोई भी दुश्मन शरीर में घुस गया, तो ये ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये उनको किल करते हैं। तो ये कुछ तरीके के हैं, 5 तरीके के नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनको जानने की कोशिश करें। पहला वाला जो है न्यूट्रोफिल, ये कैसा है? इसका फंक्शन इन्फेंट्री की तरह है, माने जैसे हम लोग की आर्मी में मिलिट्री काम करती है, पैदल सेना, वैसे ये काम करते हैं। और WBC में जो इनकी परसेंटेज है वो 50 to 70 है, माने WBC में 70% तक ये हो सकते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में 3 to 5 लोब न्यूक्लियस होता है। देखिए यहां पर न्यूक्लियस है, हम लोग आरबीसी में पढ़े थे कि वहां न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस है। और इनमें महीन बालों की भांति ग्रेनुअल्स हैं। इनमें लाइसोजाइम्स रहते हैं। ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं को पचाकर नष्ट कर देते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल जो है, एक्चुअली ये फंक्शन तभी दिखता है जब शरीर में कोई बीमारी आती है, अदरवाइज इनका परसेंटेज फिक्स है। शरीर में कोई भी फॉरेन मटेरियल आते हैं, जीवाणु, दुश्मन, तो इनकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती है। सेलुलाइटिस, इम्पाइमा और अधिक रक्तस्राव की केस में ये बढ़ जाते हैं। और टाइफाइड, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा जैसे रोग में ये दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, तो इनकी संख्या कम हो जाती है। तो न्यूट्रोफिल की संख्या कम होना भी गड़बड़ है, और न्यूट्रोफिल की संख्या भी ज्यादा होना, ये दोनों ही केस में ये पता चलेगा कि आप बीमार हैं। तो ये रोग जो दिख रहे हैं, टाइफाइड, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा, इसमें इनकी संख्या कम दिखाई देती है। अगर किसी को WBC ब्लड रिपोर्ट्स में कम दिख रहा है, तो उसको ये मानना होगा कि ऐसे कोई सीरियस रोग उस व्यक्ति को है। इनका जो लाइफ है वो 13 से 16 दिन है, और इनका साइज 8 से 12 माइक्रोन है। हम लोगों ने देखा था आरबीसी का जो है ना 7 to 8 माइक्रोन है,
तो जो WBC के कण है इनकी साइज बड़ी होती है कुछ, और सबसे छोटा आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट से, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। दूसरा है इस्नोफिल, ये भी पैदल सेना के सदस्य की तरह है, लेकिन शरीर में जब कोई एलर्जी होती है तो ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। नॉर्मली ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, जैसे ये ब्रोंकाइल अस्थमा, इस्नोफिलिया और आंतों में ये इनकी ये रहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में, जहां से एंट्री पॉसिबल है इजिली वायरस का या कीटाणु का, क्योंकि हम सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो यहीं से एंट्री पॉसिबल है। तो ये उस रास्ते में मिलते हैं इस्नोफिल, क्योंकि वहां पर किल करने के लिए इनकी जरूरत है। इनकी जो परसेंटेज है ना वो 2 to 3% है। 2 to 3% ये WBC में पाए जाते हैं और 10 से 14 माइक्रोन साइज, इनकी साइज बड़ी है और इनमें 2 लोड्स न्यूक्लियस है। तीसरा है बेसोफिल, ये ब्लड में क्या है? पूरे ब्लड में ये 0.5 to 1% है। इनकी साइज 14 to 16 माइक्रोन है। देखिए ये बहुत बड़े साइज में पाए जाते हैं बेसोफिल और मोनोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में किडनी आकार का न्यूक्लियस है, मोटे ग्रेन्युल्स है। इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे, इनमें हिरेपिन और हिस्टामिन तत्व पाए जाते हैं बेसोफिल में। ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी आए थे कि हिरेपिन और हिस्टामिन कहाँ पाए जाते हैं। तो बेसोफिल जो WBC का पार्ट है, इसमें हिपेरिन और हिस्टामिन तत्व पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? जब ये कोई सेल्स बॉडी में घायल हो जाता है फाइट करते हुए दुश्मन से, तो उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं ये, और उस समय इनकी संख्या ज्यादा होती है। तो अगर बॉडी में कोई रोग है तो ये बेसोफिल भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि अपने आप ये जनरेट होंगे उस केस में। और मोनोसाइट नेक्स्ट, इनकी भी साइज 14 से 20 माइक्रोन है और इनके साइटोप्लाज्म में एक किडनी आकार का न्यूक्लियस है। ये इसमें ग्रेनुअल्स नहीं है। ये क्या है? सेना के जमादार के फंक्शन में है। जो भी सेल डैमेज हो जाते हैं या मर जाते हैं उनको वो वहां से रिमूव करते हैं, सफाया करते हैं, और इनका जो परसेंटेज है वो 2 to 8% है। तो अक्सर ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? तो ये सेना के जमादार है, माने मरे हुए जो सेल्स हैं उनको हटाते हैं, रिमूव करते हैं उस पोर्शन से। अगला है लिम्फोसाइट, बैकबोन है ये गश्ती दल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इंपॉर्टेंट है ये भी। लिम्फोसाइट बैकबोन है, ये भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे जब भी होगा कि बैकबोन WBC में या कौन है, तो WBC में बैकबोन लिम्फोसाइट। इनके क्या फंक्शन है? जो भी हमारे सैनिक फाइट कर रहे हैं दुश्मनों से, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना, अदरवाइज वो वीक हो जाएंगे। और जो दुश्मन आया है, आने वाले दुश्मन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो जो एंटीजन आ गया है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ये, और उनको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाने में इनकी भूमिका है। ये जो दुश्मन है, अगर कोई नया दुश्मन आया या कोई भी दुश्मन आया, तो इनको ये पता करने इनका काम है कि उस दुश्मन को कितनी उसके पास पावर है और किस चीज से वो किल किया जाएगा। तो उस किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और इसकी सहभागिता 20 से 40% है। हम लोग न्यूट्रोफिल पढ़े थे 70% तक, ये 40% है। तो इन दो की परसेंटेज हायर होगी, न्यूट्रोफिल की और लिम्फोसाइट की। तो और इनका लाइफ 3 to 200 डेज है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका जो उत्पादन है वो लिम्फेटिक नोड्स में है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन दोनों का जो बनना है उत्पादन, वो लिम्फ नोड्स में है। और इनके उत्पादन बोन मैरो में भी है, केवल एक जगह यहाँ लिखा, लेकिन बोन मैरो में भी इनका उत्पादन होता है, ये बनते हैं बोन मैरो में भी।
लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इनका मुख्य रूप से उत्पादन लिम्फ नोड्स में होता है। ये देखिए यहाँ भी लिखा है कि रक्त में ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल एवं बेसोफिल बोन मैरो में तथा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट लिम्फेटिक उत्तकों में, विशेषकर लिम्फ नोड में। लेकिन ये बोन मैरो में भी बनते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछा जाता है, तो हम लोग इसको यूज कर देंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट विशेषकर लिम्फ नोड में बनते हैं। ये क्या होता है, कुछ दवा जब हम खाएंगे तो इनकी इफेक्टिवनेस, लिम्फोसाइट को बॉडी में बनने के लिए लगभग 15 दिन का समय लगता है प्रिपेयर होने में। इसलिए अगर लिम्फोसाइट बॉडी में बढ़ता हुआ या घटता हुआ मिलता है तो ये माना जा सकता है, ये माना जाना चाहिए कि ये जो हमारी बीमारी है ये 15 दिन से ज्यादा की है। अगर कोई बीमारी आती है तो इमीडिएटली न्यूट्रोफिल लड़ेगा, वो काम करेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा बीमारी के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर उसके बढ़ने या घटने से ये माना जाएगा कि ये एक्यूट है, माने अभी कुछ दिन की है, 1 दिन या 5 दिन ऐसा कुछ है। लेकिन अगर लिम्फोसाइट ब्लड टेस्ट में ज्यादा मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी 15 दिन से ज्यादा की है। मैंने इसको हम लोग क्रोनिक बीमारी मान कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल को बनने में, अगर लिम्फोसाइट को बनने में 15 दिन लगते हैं अप्रॉक्स, तो लिम्फोसाइट के बढ़ने से हम लोग ब्लड टेस्ट में ये मेजरमेंट करेंगे। लिम्फोसाइट कितना होता है, इनकी जो संख्या है वो 4 से 11,000 पर क्यूबिक mm है। 1 mm क्यूब अगर हम लोग ब्लड लेंगे तो उसमें 4 से 11,000 मिलते हैं। ये ध्यान दें कि अगर कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट आज नॉर्मल स्थिति में कराए, वो बीमार नहीं है, तो उसका मान लीजिए 7,000 लिम्फोसाइट की संख्या आती है, 7,000, और वो किसी बीमारी में टेस्ट करता है तो 15,000, किसी दिन टेस्ट कराता है तो 15,000 है, तो या 11, मान लीजिए 11,000 ही है, तो लोग बोलेंगे कि 11,000 तो एक नॉर्मल रेंज में है। नहीं, हमको ये सोचना है कि हम स्वस्थ थे तो हमारा नॉर्मली जो ये लिम्फोसाइट है ये 7,000 रहता था, तो अगर 4,000 बढ़ा है मतलब कि हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों बढ़ा है। लेकिन हम ये जरूर पहले जान लें कि क्या हमारा 7,000 ही रहता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसका नॉर्मल 11,000 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी व्यक्ति का अगर 11,000 रहता है, रोज 11,000 है तो ठीक है, 4,000 रहता है और 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी 4,000 है तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में, स्वस्थ की कंडीशन में अगर वो 5,000 है और किसी दिन 11,000 है तो ये सोचा जाना चाहिए कि 6,000 बढ़ा है, भले वो रेंज में है। सर मैं सही बोल रहा हूं? आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, माने हमको स्पेशली न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट पे केयर करना है। लिम्फोसाइट बढ़ने से क्रोनिक बीमारी होने की संभावना है, तो ये हम लोग इसलिए कंपैरिजन जाने कि हम 7 रहता है तो ठीक है, लेकिन 7 से अगर 11 होता है तो थोड़े फील ये वो सोचना चाहिए कि कुछ है तो नहीं। न्यूट्रोफिल 50 to 70 है। अच्छा, न्यूट्रोफिल जितना ब्लड में रहता है उसका कई गुना बोन मैरो में रहता है, इसलिए बीमारी होते ही न्यूट्रोफिल बोन मैरो से आ जाता है। ये ध्यान। अब किसी का अगर न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है लगातार, मान लीजिए कि 80% उसका न्यूट्रोफिल है इन्हें किसी एक केस में, तो हमें ये माना जाना चाहिए कि हमें एक्यूट बीमारी तो है लेकिन प्रॉब्लम किसी कंडीशंस में है, तो वो क्यों है वो एनालाइज करने का है। लेकिन ये भी है, अब दूसरा हम लोग WBC जिसकी बात कर रहे हैं, ल्यूकोसाइट, अगर टोटल ल्यूकोसाइट अपनी जो क्वांटिटी है उससे अगर 10% एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी 10% या ऊपर, तो हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं।
अगर ये 10% कम हो जाती है, उससे कम हो जाती है, तो ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस कब बोलेंगे और ल्यूकोपेनिया कब बोलेंगे। तो टोटल जो WBC है, मतलब अगर इसकी संख्या 10% बढ़ती है तो ल्यूकोसाइटोसिस और 10% घटती है तो ल्यूकोपेनिया। ये क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग थोड़ा ल्यूकेमिया एक बीमारी है जिसको उसके बारे में क्यों, मतलब जितना इसमें है, ल्यूकेमिया को एग्जैक्टली हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो ये अगर ब्लड की ल्यूकेमिया है तो उसमें क्या है, ल्यूकोसाइट WBC। अगर WBC के किसी भी एक सदस्य, ये जो पीछे 5 सदस्य हम लोग चर्चा किए थे, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, तो किसी भी एक सदस्य या सदस्यों का इमेच्योर फॉर्म अगर मौजूद है और उनकी संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है मतलब किसी का WBC 20,000 आ गया, ये संभव है। जरूरी नहीं कि वो ल्यूकेमिया हो, लेकिन 20,000 हो गया मतलब कि WBC बढ़ रहा है। 40,000 हो गया मतलब बढ़ रहा है। तो किसी का WBC अगर 15,000 है, 10,000, 12,000 है तो बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि आदमी बुखार भी हो जाता है तो WBC 15, 16, 17,000 हो जाता है। लेकिन अगर किसी के WBC 25,000 है या लगातार बढ़ रही है तो वो किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त है, ये फिक्स है। तो वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट लेगा। लेकिन ये बता रहा है 25,000 WBC का मतलब ब्लड वो नहीं है कि उसको ल्यूकेमिया है, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है या किसी और बीमारी से भी हो सकती है। तो ल्यूकेमिया में क्या होगा, ये बढ़ेगा, किसी एक सदस्य का या कई सदस्यों का WBC बढ़ेगा। अब इनका आकार कितना है, अगर ये 16 से 24 माइक्रोन हो जाते हैं तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इनका जो सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। ब्लड का जो इनर डायामीटर है, ID इनर डायामीटर अंदर, वो कम है। और ये जो WBC के कुछ सदस्य जिनकी साइज बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई और बड़ी हो गई, तो उस इलाके में ये ब्लड का सर्कुलेशन रोक सकते हैं। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रोक सकेंगे तो प्रॉब्लम बॉडी को होगी, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ल्यूकेमिया में ये है, ब्लड ल्यूकेमिया में, कि ये सर्कुलेशन रोक देते हैं WBC बढ़ने, कण बड़े होने के कारण। और चूंकि WBC लगातार बढ़ेगा तो इन्फेक्टेड है बॉडी। और अगर ल्यूकोसाइट लगातार ज्यादा मिल रही है, पीछे हम लोगों ने बात की थी, तो ये माना जा सकता है कि क्रिटिकल है और वो 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। एड्स एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें एक वायरस HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये करता क्या है, जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक T है ना, एक T लिम्फोसाइट है। तो ये लिम्फोसाइट की बाहरी सतह पर जो है उस पर एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन CD4। कहां पे है ये, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि दुश्मन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, नंबर 1, और नंबर 2 वो गोला बारूद बनाता है, ले जाके दूसरी जगह इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर उस लिम्फोसाइट की को कोई कैद कर लेगा, ये क्या करता है HIV, ये लिम्फोसाइट के बाहरी सतह पर जो हेल्पर T लिम्फोसाइट है उस पर CD प्रोटीन को बांध लेता है। तो जिस व्यक्ति को सूचना ले जानी है गोला बारूद बनाने के लिए, उसी को रोक लिया गया। तो वो इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएगा। अगर वो इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएगा जहां से बनना है और लिम्फोसाइट आने अलग अलग गोला बारूद बनने हैं, तो वो इंफॉर्मेशन न जाने की वजह से बनेगा नहीं। तो हमारा जो ये T लिम्फोसाइट हेल्पर है ये भी फंस गया दुश्मन के चक्कर में, और वो नया एंटीबॉडी बन नहीं रही है। तब जब बंध जाएगा और नहीं बन रही है तो हमारे जो संक्रमण है वो शरीर में बढ़ता चला जाएगा और हम रिकवर नहीं हो पाएंगे।
ऐसी संभावना बनती है, क्योंकि हमारा जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है वो कम हो गई, क्योंकि टी और बी लिम्फोसाइट कुछ भी नहीं बन रहा है। बनने का जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाला है उसी को रोक लिया इस वायरस ने। तो एड्स में ये हम लोग क्यों हो जाता है, ये क्लियर हो गया सबको शायद। तो ये CD4 को बांधने के कारण। अब हम लोग तीसरे पार्टिकल ब्लड की जिसकी बात कर रहे थे, थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। इसका भी जो शेप है ना वो बाइकन्वेक्स है। वो क्या था, बाइकनकेव था, ये कन्वेक्स है। बाइकन्वेक्स कैसा शेप होगा, ये वाला कनकेव शेप, और ये कनकेव था। आरबीसी किस शेप में था, कनकेव था। ये किस शेप में है, कन्वेक्स में। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है और आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है। इनकी जो संख्या है ब्लड में वो 2.5 ±1 पर क्यूबिक मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर हम लोग ब्लड लेंगे तो इनकी जो संख्या है वो 2.5 है। ध्यान से देखिए, रक्त में इसकी साइज 2 to 3 माइक्रोन है, ये सबसे छोटा है। जो आरबीसी थी वो 7 to 8 माइक्रोन था, और डब्ल्यूबीसी के जो पार्ट थे वो 20 माइक्रोन तक थे, अलग अलग। ये 2 से 3 माइक्रोन है। तो ब्लड में जो सबसे छोटा पार्टिकल हम लोग जिसके चर्चा करें, ये थ्रोम्बोसाइट है। एक क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें कौन छोटा, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। तो ये छोटा है साइज में और इसका शेप कन्वेक्स है। इसकी संख्या कितनी है, 2.5 ±1। और कहां बनता है, ये बोन मैरो में बनता है। ये करता क्या है, ये देखिए, ये इसका काम क्या है। मैं ये प्रोटीन, ग्लाइकोराइबोन्यूक्लियन प्रोटीन, इन सब के इससे बनता है। ये विशेष रूप से एंजाइम, ग्लाइकोजन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है इसमें। ये शरीर में सचल दस्ती दल के समकक्ष है, माने डब्ल्यूबीसी की तरह है। फेगोसाइटोसिस करता है आंशिक रूप से। ये करता क्या है, इसमें एक जो गुण होता है वो चिपकने का गुण होता है। ये छोटा भी है और चिपकने का इसमें गुण होता है। तो जो भी ब्लड वेसल के एपिथेलियम सेल है, अगर रूटीन में टूट फूट होती है तो ये पैचिंग का काम करता है, उसको चिपकाता हुआ मरम्मत करता है, क्योंकि इसके आपस में चिपकने का गुण होता है। तो जिसे रफूगिरी कर पाता है, मतलब छोटे सेल्स एपिथेलियम सेल में, मतलब टिश्यू में जहां भी डैमेज आया तो यहां पर ये चिपक के उसको बंद कर देता है। ये गुण चिपकने के कारण रफू करता है। लेकिन इसका दूसरा नुकसान क्या, चिपकने के गुण का, जब सुबह भोर में 4 या 5 बजे आदमी रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उस समय जो ब्लड फ्लो की स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। वो कम होने के कारण, चूंकि बाकी सेल बड़े हैं तो ये बीच में जाता है, क्योंकि बाकी सेल बाहर रहते हैं, इनको बीच में ले जाते हैं। लेकिन ब्लड की फ्लो की स्पीड कम होने से ये उछल कूद मचाते हुए ब्लड की आईडी में, सेल्स की जो आईडी है, इनर डायमीटर, उसमें ये चिपक सकते हैं। तो अगर ये ज्यादा चिपकेंगे तो एरिया कम हो जाएगी, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। और उस केस में ब्लड का फ्लो कम होने से या ब्लड के फ्लो रुकने से ये पॉसिबिलिटीज है भोर में कि हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक का क्यों आएगा, हार्ट अटैक इसलिए आएगा कि हार्ट पे लोड बढ़ेगा। रेस्ट की कंडीशन में बॉडी है और ये चिपकते हैं आपस में। अगर ये ज्यादा चिपक गए तो जिस एरिया से ब्लड को फ्लो होना है वो एरिया कम हो जाएगी। वो एरिया कम हो जाएगी, पंप करेगा, पंप ये चाहेगा कि ब्लड का फ्लो हो, तो वो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये प्रेशर इंक्रीज पंप पे लोड देगा, मीन्स हार्ट पे लोड देगा और हार्ट की फेल्योर होगा। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि हार्ट अटैक की, हाई प्रेशर के कारण हार्ट अटैक की घटनाएं सुबह भोर में ज्यादा होती है। ये किसका नुकसान है, प्लेटलेट्स का नुकसान है, थ्रोम्बोसाइट का, क्योंकि इसमें चिपकने का गुण है और ये छोटे हैं। तो ये
चिपक जाते हैं आगे। अब ये करते क्या है, जैसे पहले हम लोग बोले थे कि एपिथेलियम जो टिश्यू सेल्स हैं, वो लेयर हैं जो ब्लड की, उनमें ये टूट फूट को पैच करते हैं। एक तो नॉर्मल करते हैं, दूसरा अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स कहीं से कट जाती है, कहीं से कट जाती है, तो वहां पर ये देखिए कट जाती है, तो ये क्या करता है, रफूगिरी का काम करता है। कैसे करता है, वैसोस्पैम, कटी फटी रक्त वाहिनियों की दीवारों को लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स के प्रभाव में सिकुड़कर कांटेक्ट करता है। मीन्स कि जहां पे कटा है वहां पे इस लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स जो प्रभाव है, इसके कारण क्या होगा, वो जो ब्लड वेसल्स है वो खुद ही चिपकने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब उनका आईडी कम होगा। तो यहां पर ब्लड को बहने को रोका जा सकता है। ये क्या करेगा, थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा, जहां कट जाएगा ये एक दूसरे पे चिपकने लगेंगे। ये उसी केस में होगा नॉर्मल, जब कटा हुआ हो, ब्लड किसी वजह से बाहर निकल रहा हो, एयर कंटेक्ट आ रहा हो एक रीजन, ऐसा नहीं कि कहीं भी चिपकेगा। उस समय तो इसलिए चिपकेगा सुबह, क्योंकि फ्लो या स्पीड प्रेशर कम रहता है। लेकिन अगर कट जाता है तो कट जाने पर भी ये थ्रोम्बोसाइट एक दूसरे पे चिपकता है और कारक के निर्माण करता है, कोशिश करता, ये इसका एफर्ट रहता है कि ब्लड का फ्लो बाहर ना हो, क्योंकि ये चिपकता है एक दूसरे पर, चिपकने की प्रॉपर्टी के कारण कारक का, प्लग का निर्माण करता है कटे हुए इलाके में। दूसरा ये कोगुलेशन है, ये 15-20 सेकंड में शुरू करता है ये प्रक्रिया और 3 से 7 मिनट में खत्म हो जाती है। मतलब ये कटे हुए, अगर अब कहीं कट जाए मेरा हाथ या कि कोई भी बॉडी पार्ट्स किसी का, अगर आप उसको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे तो देखेंगे कि 3 से 7 मिनट के अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाता है और बाहर ब्लड की एक लेयर रहती है जो चिपका हुआ रहता है। तो इसी के कारण है, जो ब्लड में फाइब्रोनोजन है वो फाइब्रिन बनाता है और इसके कारण ये ब्लड फ्लो रुकता है। लेकिन ये कब, अगर किसी का प्लेटलेट्स बहुत कम है, हम लोगों ने प्लेटलेट्स पढ़ा था 2.5 लाख होना चाहिए +-1, अगर किसी का प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया और उसकी बॉडी में कटेगा, तो वो रोक नहीं पाएगा, कारक नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या कम है। इसलिए जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो प्लेटलेट्स से ये पता चलता है, देखने से, कि आपकी बॉडी से ब्लड फ्लो तो नहीं होगा। ब्लड होने के 2 कंडीशन है, या तो कट जाएगी या स्किन के एपिडर्मिस सेल से भी बाहर निकल सकती है ब्लड, क्योंकि जो चोट लगने पर रेगुलर फेल होने का ये काम करता रहता है, लगातार पैचिंग करता है। तो थ्रोम्बोसाइट की उपलब्धता प्लेटलेट्स की होनी है। ये बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टेजेस हैं, हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, देख लेंगे। बहुत सारे स्टेजेस हैं कैसे कैसे क्लॉटिंग होती है। इसमें ये जानना है, इसमें जो फाइब्रोनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और ये क्लॉट बनाता है। ये कौन करता है, ये थ्रोम्बिन और ये सब एक्टिविटी है जिससे ये बनता है। तो अगर किसी के शरीर में, ये ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स कम होता है तो उसके बड़े सारे नुकसान है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, खींचना है, खत्म करना है, टाइम कम हो गया। वही रिपेयर प्रोसेस हम लोग बोले थे, क्लॉट बनेगा और ये अपने फाइब्रोब्लास्ट से अपनी संख्या बढ़ा के रफू करते हैं और 7 से 10 दिन में वो इलाका रिपेयर कर देते हैं। तो आप देखे होंगे जहां भी कटेगा तो 7 से 10 दिन बाद आप वहां ऊपर वाली लेयर हटाएंगे तो ठीक हो गया रहता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट से हम लोग को इतना जरूर जानना है, थ्रोम्बोसाइट। पर प्यूरा एक बात कर रहे थे हम लोग, ये बोल रहे थे कि ये क्यों हो, हाँ सर, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या क्यों कम हो जाती है? डेंगू के जो कीटाणु हो, जो वायरस होंगे, उनकी डेथ ज्यादा होगी प्लेटलेट्स की। अब वो कैसे होती है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो लगातार फाल होता है वह उनके कारण। अब उनकी किल कैसे एक्स्ट्रा होती है ये शायद मैं उस पर काम नहीं किया हूँ, सर शायद बता पाए। डेंगू के कीटाणु कारण प्लेटलेट्स की डेथ बढ़ जाएगी, डेथ रेट, और ये 5 से 7 दिन में प्लेटलेट्स पूरा बन जाता है। हर 5वें दिन पूरा प्लेटलेट्स रिप्लेस हो जाता है बॉडी में। तो अगर डेंगू के कारण या तो बनेगी नहीं या उनकी डेथ रेट बढ़ जाएगी।
ठीक है? आगे चले? जी सर। ओके। एक केस है कि जो स्किन की बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गई, जो क्लॉटिंग करता है माने रिपेयरिंग करता है, रफूगिरी करता है, अगर उसकी संख्या कम हो गई तो जो दीवारें हैं अगर उनमें किसी वजह से डैमेज होता है, जो रेगुलर ब्लड फ्लो होने के कारण होता है, तो ब्लड बाहर निकलने लगेगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स 20,000 अगर आप देखें, 15,000 देखें, 10,000 देखें, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसकी एपिडर्मिस मेम्ब्रेन से ब्लड बाहर निकलेगा, क्योंकि रिपेयरिंग नहीं हो रही है। इसीलिए बाहर देखेंगे तो लाल लाल चकती दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बाहर, या ब्लड डायरेक्ट निकलेगा। अगर वहां किसी वजह से चोट लगेगी तो इमीडिएटली ब्लड का फ्लो हो जाएगा और ब्लड का रोकना। इसलिए कभी भी जिसका प्लेटलेट्स कम है, डॉक्टर उसको ये प्रिकॉशन करता है कि प्लेटलेट्स को आप कम ना होने दें। जैसे भी ये प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स निकाल के भी, पता नहीं आप लोग देखें कि नहीं, ब्लड से प्लेटलेट्स निकाल के डायरेक्ट जिसका मैच करता है चढ़ाया जाता है। और किसी ने प्लेटलेट चढ़ाते हुए देखा? सर उसको नहीं सर। एसडीटी बोलते हैं क्या सर? एसडीटी बोलते क्या सर उसको? वो सीरम है, वो सीरम है, प्लेटलेट सेपरेट है। तो क्या करते हैं प्लेटलेट्स में, एक आजकल मशीन आ गई है, आपके शरीर में एक तरफ से ब्लड निकालते हैं, दूसरा उस मशीन में सर्कुलेट करते हैं, वो केवल प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट कर लेती है और बाकी बॉडी में वापस डाल देती है। एसजीपीटी हम लोग सीरम चेक करते हैं, प्लेटलेट्स नहीं। वो लीवर फंक्शन के लिए इफेक्टिव है। ये प्लेटलेट बिल्कुल एक पार्टिकल्स है ब्लड के, जैसे आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, वैसे। और इनका कम होना नुकसानदेह है, क्योंकि बॉडी से ब्लड फ्लो हो जाएगा बहुत कम होने पर। तो ये क्या हो सकता है कि रक्त वाहिनियों की दीवार में किसी तत्व की कमी से दीवार के सेल रक्त को रास्ता दे दे, वही रिपेयरिंग नहीं होगी। ये घट जाएगा अगर किसी वजह से संख्या, तो वही घट जाएगी, तो रिपेयरिंग नहीं होगी। वो घटेगी क्यों? क्योंकि बोन मैरो अगर डैमेज है तो डेवलप नहीं करेगा। बोन मैरो भी डैमेज है किसी वजह से और प्लेटलेट्स नहीं बनाएगा तो लगातार गिर जाएंगे, क्योंकि ये वही बनती है। कुछ ऐसी दवाई आप लें जो बोन मैरो पे इम्पैक्ट डालें, तो ये हो सकती है। तो प्लेटलेट्स का ये फंक्शन है। इसलिए हम लोग प्लेटलेट्स के फंक्शन को समझ रहे थे कि ये कैसे, क्या इम्पैक्ट है इसके कम होने का और ज्यादा होने का। ये सिर्फ रिपेयरिंग का काम करता है, और अंदर और कटने पर ब्लड को बाहर नहीं बने देता। और भी जो फंक्शन होंगे ये हम लोग के लिए। अब हम लोग थोड़े ब्लड की प्रॉपर्टी को जानते हैं कि ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टी। हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं, एक आर्टरीज है और एक वेन्स है। आर्टरीज को धमनी बोलते हैं और वेन्स सिरा बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो स्कारलेट रेड दिखता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो पर्पल रेड दिखता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कलर का ब्लड होगा। तो बॉडी में आगे पढ़ेंगे हम लोग, और लोग पढ़े होंगे कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर थोड़ा वो रहता है। बाकी आर्टरीज में जो ब्लड दिखेगा वो स्कारलेट रेड दिखेगा। ब्लड की मात्रा कितनी होगी? 7.7% ऑफ बॉडी वेट, या 1/13। नॉर्मली ये 5 लीटर के आसपास आप बोल सकते हैं कि ब्लड की क्वांटिटी 5 लीटर के आसपास बॉडी में होगी। और प्रेग्नेंट महिलाओं में जल बढ़ने से थोड़ा बढ़ जाएगा ये, 0.8, मतलब 1 लीटर भी बढ़ सकता है। 0.8 प्लस माइनस 1 लीटर भी बढ़ सकता है ये जल की मात्रा बढ़ने से। हम लोग इसकी वो पीएच की बात करते हैं तो ये हल्का सा क्षारीय होगा। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। न्यूट्रल होता है 7 से नीचे पीएच को हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और 7 से प्लस को क्षारीय बोलते हैं। तो जिसका जितना कम पीएच होगा उसकी अम्लीयता हाई है। जैसे किसी का पीएच 2 है तो वो हाई कंसंट्रेटेड एसिड है। ये 7.4 है, माने क्षारीय है। हमारे शरीर में दो जगह
अम्लीय रहता है नॉर्मली, एक लार और एक यूरिन। एक लार और यूरिन नॉर्मली क्षारीय एसिडिक रहता है, बाकी क्षारीय रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.05 है और पानी की तुलना में रिएक्टिव विस्कोसिटी 4 है, माने 4 गुना कंसंट्रेटेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा प्रोटीन के कारण, तो हम लोग पीछे पड़े थे, 37 डिग्री टेम्परेचर पे 281 to 292 है। एक है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हम ब्लड में क्या होता है कि ये डॉक्टर चेक करने की कोशिश करता है कि ESR क्या है, माने कितनी देर में हमारा जो ये ब्लड पार्टिकल है ये नीचे की तरफ सेडिमेंट होता है, माने बैठ जाता है। जैसे ब्लड को हम लोग किसी मान लो ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखते, मतलब परख नली में रख लें, ग्लास में, किसी चीज में रख लें, तो थोड़ी देर उसको रख देंगे, जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, वो ऊपर चला जाता है और जो ये ब्लड पार्टिकल से नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, माने नीचे की तरफ बैठ जाते तली में। तो ये ESR है 0 to 20, माने पहले 1 घंटे में 0 से 20 mm इकट्ठे हो जाने चाहिए। ये कैसे होगा? 1 घंटे में ये सेडिमेंट, माने अगर वो ब्लड को रख देंगे तो कितनी देर में सेडिमेंट हो जाता है, ये किस लिए है, माने इसकी फाइंडिंग हम लोग नॉर्मल केस में नहीं करते, लेकिन डॉक्टर चेक करता है। हमको लगता है कि कई बार ऑपरेशन में वो ESR चेक कराता है। प्रोग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है, ये क्या चाहता है मुझे शायद ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है ब्लड किसी चीज से जुड़ा हुआ, तो वो पहले ESR जरूर चेक करता है कि उसकी इंपॉर्टेंस मुझे क्लियर नहीं क्यों चेक करता है, लेकिन ESR चेक करता है। अगर इन्फेक्शन को चेक करता है, तो वर्चुअली प्रोग्नोस्टिक माने बताता तो नहीं कि कौन सा इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन कोई बॉडी में है अगर इससे डिफरेंट है वो, ठीक है, नॉर्मल। ठीक, ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड में जो ब्लड का फंक्शन ये है कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स से ब्लड को जाता है और ब्लड से पूरी बॉडी को जाता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन सेल में जाके रिएक्ट करके एनर्जी डेवलप प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोड्यूस, चूंकि एनर्जी होती है, साथ में CO2 भी प्रोड्यूस होता है। O2 इन जाता है और CO2 बाहर है। तो जो ये RBC है, ये RBC O2 को सेल तक पहुंचाता है और वहां से सेल से CO2 बाहर ले आता है। तो ब्लड एक मीडिया है जो सेल के लिए चीजों को लेके जाता है, और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है जो सेल को नहीं चाहिए, गैसियस फॉर्म में या और फॉर्म में, तो यहां से ले आता है। लिक्विड फॉर्म में भी ले आता है, किडनी के यहाँ ये लंग्स के थ्रू O2 को इनहेल करता है और CO2 को बाहर कराता है। बाकी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्युबल एलिमेंट जो न्यूट्रिशन को, और एक्सक्रीट कराता है किडनी के थ्रू या और जगह से। दूसरा, एक बॉडी में जो है 40 लीटर जल की मात्रा अगर है ग्रोन अप बॉडी, तो 2 तरह के फ्लूइड होंगे, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर। एक सेल के अंदर फ्लूइड है और एक सेल के बाहर फ्लूइड है। तो दोनों फ्लूइड को की जो बैलेंसिंग करता है ये ब्लड करता है, कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर 15 लीटर है, अंदर 25 लीटर है, तो इनका बैलेंसिंग करता है कि दोनों तरफ ये मेंटेन रहे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये क्या करता है? जो CO2 बनती है रिएक्ट करके, वो कितनी होती है? करीब करीब दिन देखेंगे अगर फुल डे तो 330 लीटर CO2 बनती है, तो वो उसको बाहर निकालता है। अगर वो नहीं निकलेगी तो HCl एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, शरीर को नुकसान करेगा। तो CO2 बाहर निकाल के क्या करता है? pH मेंटेन रखता है। वहां हम लोग बोल रहे थे कि CO2 निकालता है, लेकिन CO2 निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर ठीक से नहीं निकालेगा तो pH चेंज हो जाएगा। तो pH मेंटेन रखने के लिए इसका एक फंक्शन है। और ब्लड क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को, अगर ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगी, और डिफरेंट बॉडी सर्कुलेशन होने से अलग अलग जगह से, कंडक्शन से और चीजों से बॉडी हीट बाहर निकलती है, वेपोराइजेशन होता है।
तो सर्कुलेट होने के कारण अलग अलग जगहों से हीट बाहर की तरफ डिसिपेटेट हो जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ल्यूकोसाइट की मदद से डिफेंस का काम करता है, और एक कोगुलेशन है, कटने पर ब्लड का ये जो फाइब्रोनोजन की हेल्प से क्लॉटिंग कराता है। थोड़ा सा और जान लीजिए, टाइम कम है थोड़ा, इसको थोड़ा एक बार और जान लें, थोड़ा फास्ट। जब बच्चा पेट में रहता है, मां के पेट में, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मीन्स कि गर्भ में है वो, तो गर्भ के में ही जो लिम्फोसाइट है ना, वो बोन मैरो से निकल के कहां जाता है, थाइमस ग्लैंड में और लीवर में। ये पेट के अंदर होता है, ये ध्यान रखें। और ये निकल जा, ये दोनों में प्रवेश करता है, और दोनों अंगों में प्रवेश करके ये लिम्फोसाइट सेंसिटाइज होकर क्या बनता है, टी लिम्फोसाइट बनता है और बी लिम्फोसाइट बनता है। जो थाइमस से बनेगा वो टी लिम्फोसाइट है, और जो लीवर से बनेगा वो बी लिम्फोसाइट। अब बी क्यों है, और लीवर की वजह से बनता है, बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन लीवर से बी लिम्फोसाइट बनता है और थाइमस से टी लिम्फोसाइट। कब बनता है, पेट में बनता है, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, मतलब गर्भ में ये बन जाता है, और बनने के बाद ये वापस बोन मैरो लिम्फ नोड में सेटल होता है। बनता कहाँ है, ध्यान रखिए आप, मतलब इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, गर्भ में ही बनता है। कहां से निकलता है, तो बोन मैरो से निकलता है। कहां जाता है, थाइमस ग्लैंड में जाता है और लीवर में जाता है। थाइमस ग्लैंड से जो बनता है वो टी लिम्फोसाइट है, और लीवर से जो बनता है वो बी लिम्फोसाइट है। और ये दोनों सेंसिटाइज लिम्फोसाइट कहां चले जाते हैं, बोन मैरो और लिम्फ नोड में। देखिए वहां मैंने बोला था कि ये मिलेंगे दोनों जगह से, केवल लिम्फ नोड से नहीं मिलेंगे। लिम्फोसाइट बोन मैरो में भी है और लिम्फ नोड में भी है, क्योंकि वहां हम लोग पढ़े थे कि लिम्फ नोड में, तो ये दोनों जगह से मिलेगी, बोन मैरो से भी, लिम्फ नोड से भी। ये यहीं से हम लोग देख रहे थे। और लाइफ लॉन्ग वहां पे रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है दोनों जगह, जब तक हम जिंदा रहते हैं। और जब जरूरत होगी बनाएगा एंटीबॉडी। और हमारे शरीर में जो दुश्मन है प्रवेश करते हैं बाहर से, वो वायरस, बैक्टीरिया या अमीबा हो सकता है। तो ये कहां जाएंगे, दो जगह, या तो वो बॉडी फ्लूइड में चले जाएंगे या सेल में जाएंगे। हम थोड़ा जल्दी से निकल रहे हैं, टाइम कम हो गया है। तो ये जो दुश्मन है, ये बॉडी में एक विशेष प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जिसे एंटीजन कहते हैं। हम लोग बात किए थे कि एंटीजन क्या है, जब भी कोई दुश्मन जाएगा एक प्रोटीन बनेगा एंटीजन के फॉर्म में, हम लोग उसको एंटीजन बनते हैं, और हमारी बॉडी उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। कैसे होता है, एंटीजन को माइक्रोफेज जो उपलब्ध है वो इनगल्फ कर लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, और ये पूरा इंफॉर्मेशन एंटीजन का ले जाके किसको देते हैं, लिम्फ नोड और बोन मैरो में हमारे टी और बी लिम्फोसाइट अवेलेबल है। उनको ये सूचना देते हैं कि एक एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल आया है एंटीजन का, उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और वहां पर ये एंटीबॉडी बनाता है। वहां पर इनको जो एंटीजन है, जिसको हम फॉरेन मटेरियल बोल रहे हैं, एंटीजन एज ए प्रोटीन, इसको किल करने के लिए सूचना देता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके। इसे हम लोग पीछे पढ़े थे कि लिम्फोसाइट क्या करता है। तो एंटीजन की इंफॉर्मेशन इनको देता है, और वहां से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी का उसको मारती है, एंटीजन को। किल कौन करता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनती कैसे है, तो टी लिम्फोसाइट से और बी लिम्फोसाइट से। ये दोनों बोन मैरो और लिम्फ नोड्स में रहते, अवेलेबल रहते हैं। तो ये बनने के लिए इसीलिए 15 दिन का समय लगता है लिम्फ नोड्स को। ये इसीलिए हम लोग क्रोनिक, अगर लिम्फोसाइट बड़ा है मतलब क्रोनिक है। अब ये जान ले कि क्या होता है, अगर टी लिम्फोसाइट जो है ये थाइमस ग्लैंड से जो बना है, ये क्या करेगा, सेल में घुसे हुए दुश्मनों को किल करेगा। तो इस प्रकार इसको सेलुलर इम्यूनिटी के लिए बोलते हैं। माने टी लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड से बना है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए काम आएगा, जो सेल में घुसे हुए कीटाणु, कोशिकाओं में घुसे हुए दुश्मनों को मारेगा। और जो लीवर से बना है लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी, वो बॉडी फ्लूइड्स में
शरीर में जो फ्लूइड्स है उसमें अवेलेबल दुश्मनों से को मारेगा, इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस में ये दिए जाएंगे और स्मॉल पॉक्स के केस में ये एंटीबायोटिक। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो वैक्सीन देते हैं उसका फंक्शन शायद सर अगर क्लियर करें तो, हम लोग क्या करते हैं कि शरीर में एंटीजन दे देते हैं, जो कीटाणु या ये मरे हुए होते हैं एंटीजन जो दुश्मन, वो हम शरीर में डाल देते हैं एज ए वैक्सीन। अब बातें नहीं और लोगों को क्लियर होगा, हम शरीर में वो मरे हुए एंटीजन डाल देते हैं, या डेडली माने जो मरने जा रहा है या मर गया है, तो मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखता है। जैसे हमको जो टीका लगना है किसी चीज का, तो उसका हम लोग शुरू में वैक्सीन डाल देते हैं। वैक्सीन डालने का मतलब क्या है कि बॉडी में जो मरे हुए या मरने के करीब एंटीजन है वो डाल देते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखती है थ्रू लिम्फोसाइट। इसलिए कभी वो इंपेक्ट करेगा तो पहचान लेगा कि मेरे पास पहले से इसके लिए एंटीबॉडी है, क्योंकि नए के लिए हमको एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा। थोड़ा 5 मिनट ब्लड ग्रुप पे कर लेते हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी की जो बाहर की सतह है ना, उस पे ग्लाइकोप्रोटीन, आरबीसी जो सेल है उसके बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन एक चिपका रहता है, उसको बोलते हैं एग्लूटिनोजेन। ये 2 तरह का है, एक ए और एक बी। ये किस पे है? आरबीसी पर है, माने सेल मेम्ब्रेन पे, सेल पे है, लिक्विड पे नहीं है, ध्यान रखिए। ए और बी एग्लूटिनोजन कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन पे है। और उसका काउंटर पार्ट ब्लड में, सीरम में है। एग्लूटिनोजन सेल पे, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे है, और उसका जो काउंटर पार्ट है एग्लूटिनिन, ये सीरम में है। एक है सीरम में माने ब्लड के लिक्विड में, और एक ब्लड के सेल पे है, आरबीसी पर है। तो ये कैसे, ये ब्लड के जो हम लोग ये एओबी जो सिस्टम है ब्लड का, कि ए बी और वो ये जो ब्लड है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी है, इसी ए को हम लोग ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं, बी को बी बोलते हैं। ए पर क्या होता है? ये नहीं होता। तो अब इसको जानते हैं क्या, माने काउंटर पार्ट के रूप में एग्लूटिनिन है, एग्लूटिनिन, ठीक। तो अगर यहां पर देखना है, अगर एग्लूटिनोजन ए है किसी आरबीसी पर, तो एग्लूटिनिन जो काउंटर पार्ट है इसका अल्फा है, तो ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। अगर इसका काउंटर पार्ट अल्फा ए के साथ मिल जाएगा तो दोनों ट्रांसफ्यूज हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, और ये इफेक्टिव नहीं होंगे, नुकसानदेह है। तो हमको ये जानना है कि ए का जो पार्ट है, काउंटर पार्ट अल्फा सीरम में है। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या है? ए है, एग्लूटिनोजन। लेकिन उसका जो एग्लूटिनिन है वो बीटा है। ये क्लियर हो रहा है सबको? इसको समझ लिया जाए। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर मतलब कि उसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन है एग्लूटिनोजन, वो ए है। लेकिन उसके ब्लड में जो काउंटर पार्ट होगा सीरम, वो एग्लूटिनिन बीटा होगा, ए नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा। उसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी है, उसका एग्लूटिनोजन जो प्रोटीन है वो बी है, लेकिन उसका एग्लूटिनिन सीरम में जो है वो काउंटर पार्ट वो अल्फा है। जो ए बी है उस पर दोनों ही एग्लूटिनोजन है, माने उस पर ए भी मिलेगा, किसी पर बी भी मिलेगा, लेकिन उसका एग्लूटिनिन नहीं है, क्योंकि अगर एग्लूटिनिन होता तो फिर वो ट्रांसफ्यूज हो जाता। इसलिए ए बी में एग्लूटिनोजन है और इसमें नहीं है। इसको और समझिए। ओ में क्या है ही नहीं, जो प्रोटीन है वो नहीं है उसके पेड़ में।
तो इसमें एग्लूटिनिन दोनों है। तो इसमें अगर ए अल्फा के साथ मिलेगा तो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, बी बीटा के साथ मिलेगा तो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो नेचर ने क्या किया, ए के साथ बीटा है सीरम में, ए आरबीसी पर है और सीरम में बीटा है। अगर आरबीसी सेल पे बी है तो अल्फा है, और ए बी जिसमें दोनों है उसमें कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी एक रहता तो ट्रांसफ्यूजन हो जाता, और अगर कोई भी नहीं है तो दोनों है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ट्रांसफ्यूजन। बचाना क्या है, ए के साथ अल्फा ना हो, बी के साथ बीटा ना हो, कहीं पे भी किसी केस में ए अल्फा से ना मिले, बी बीटा से ना मिले, क्योंकि ये मिलेगा तो उसको बॉडी एंटीबॉडी मान लेगी। इसको बोलते हैं ABO सिस्टम। ये क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को पूछना है इसमें कुछ? सर एक बार और समझा दीजिए सर। ओके, ये जो ब्लड ग्रुप ए किसको बोलेंगे कि जिसके आरबीसी पे, आरबीसी माने रेड ब्लड सेल, इसके बाहरी सतह पे एक प्रोटीन होता है, इसके बाहरी सतह पे एक प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना। वो दो रूप में होता है, या तो ए होगा या बी होगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर किसी, जैसे ए ब्लड ग्रुप किसी का है, तो उसका जो आरबीसी है उसके सेल के बाहरी सतह पर जो अग्लूटिनोजन होगा, माने ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें ए होगा, ए जो नामकरण किया गया वो होगा, और जो बी है उसमें बी होगा। ये क्लियर है? सर ये क्लियर है ना? जी सर। अब ठीक है। अब जब हम ये बात कर रहे थे आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं ब्लड का लिक्विड फॉर्म, जो सीरम है, प्लाज्मा है, माने लिक्विड फॉर्म सेल के अलावा, इसका एक काउंटर पार्ट उसमें है, उसको बोलते हैं अग्लूटिनिन। अग्लूटिनिन। तो अगर ए वाला अग्लूटिनोजन है आरबीसी पे जिस ब्लड में, उसके सीरम में बीटा अग्लूटिनिन मिलेगा, ए नहीं, अल्फा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्फा से अगर वो मिलेगा तो वो ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा, सारा फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, वो आपस में ही चिपक जाएगा। तो ए वाला बीटा के साथ नहीं चिपकेगा, ए वाला अल्फा के साथ चिपकेगा। ए होगा सेल मेम्ब्रेन पर और अल्फा होगा लिक्विड में, प्लाज्मा में। उसी तरह बी पे बी होगा, तो ये बी वाला अल्फा से नहीं चिपकेगा, बी वाला बीटा से चिपकेगा। इतना क्लियर हो रहा है? जी सर। जी सर। clear हो गया। अगर ए बी है तो उसके पास दोनों होगा, तो उसमें कोई भी चिपकने वाला पदार्थ नहीं होगा, उसके सीरम में कोई भी एक होगा तो चिपक जाएगा। और वो क्या है, उसमें उसके आरबीसी पर ही कुछ प्रोटीन नहीं है, तो उसमें दोनों रहेगा, चलेगा। इस वर्गीकरण को ABO सिस्टम बोलते हैं। बस ये बचा के देखना है कि कहीं से ए का अल्फा से ऐसा ब्लड न चढ़ा जाए कि ए का अल्फा मिल जाए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको ऐसा ब्लड चढ़ गया कि उसमें अल्फा अग्लूटिनिन है, तो वो ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, उसका ब्लड खराब, आरबीसी ट्रांसफ्यूज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखना है। इसीलिए ए को जब ए का ब्लड ग्रुप देंगे तो ए के साथ बीटा रहेगा, तो ट्रांसफ्यूज नहीं होगा, वो चिपकेंगे नहीं आपस में। तो ब्लड देने के पहले ये सिस्टम देखना है। इसका एक चित्र, सर थोड़ा टाइम और है, बंद कर दिया जाए? नहीं, 2-4 मिनट का है भी समय ना आपके पास? मेरे पास तो है, बाकी लोग जो जैसा बोले। नहीं, 2-4 मिनट ही तो है। आरएच जी सिस्टम सर थोड़ा और पढ़ा दीजिए। आरएच सिस्टम बस है। ये एक टेबल देखिए, एक्चुअली अब हम लोग एडवांस है, वहां पे कम दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है वो उतना नहीं। अब ये इस तरह देखिए, ये टेबल देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB प्लस है तो वो A माइनस से ब्लड ले, O माइनस से ब्लड ले सकता है। कैसे लेगा वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये दोनों के अग्लूटिनिन मिलेंगे नहीं। ये जो भी एक टेबल बना है वो इस बेस पे बना है। अब केवल बी नहीं है, या तो B प्लस और B माइनस, वो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस तरह का हो गया अब डोनर, वो इफेक्टिव नहीं है कि वो दे देगा। कैसे देगा, ये एक तरह का टेबल है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और देखिए उसी टेबल को ये ऐसे बनाया गया था कि जैसे ब्लड जो दे रहा है ए, उसके पास ए
आरबीसी पे है और बीटा उसके प्लाज्मा में है। तो अगर रक्त लेने वाले के पास अग्लूटिनिन अल्फा ही है, ठीक, तो अल्फा ही है, तो ए अल्फा के साथ ये ए इस अल्फा के साथ ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? अगर रक्त दान करने वाले के ए और बीटा है, माने ब्लड ग्रुप ए है और एग्लूटिनिन बीटा उसके पास है, तो अगर वो अल्फा वाला ब्लड देगा, जिसके पास अल्फा होगा, तो ए अल्फा से ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जो अग्लूटिनेशन लिखा हुआ है, ये ब्लड नहीं जाएगा, माने ये ब्लड नहीं दिया जाएगा। ए वाले उसको ब्लड नहीं ले सकता, दे सकता जिसके पास अल्फा सीरम में हो, जिसके पास बीटा सीरम में उसको वो दे देगा। ए वाले के पास बीटा है और बीटा वाला रहेगा तो दे देगा। क्लियर हो रहा है ना? ए वाले के पास बीटा रहता है सीरम में, तो जिसके पास बीटा रहेगा उसको दे देगा। लेकिन अगर जिनमें अल्फा बीटा दोनों, उसको नहीं देगा, क्योंकि ए इसमें अवेलेबल अल्फा से ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है तो दे देंगे। इसको रिएक्शन मान लीजिए आप लोग, रिएक्शन हो जाएगा। ये मान लीजिए कि रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन माने रिएक्शन, बस। हाँ, ये ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, जहां ये लिखा है वो नहीं जाएगा। जी जी। इसको ठीक से देखने के लिए जो मैंने टेबल दिखाया था ना, ये है इफेक्टिव, मैंने आज की डेट में ऐसा है, वो नहीं लिखा है, लेकिन ये जैसे देखिए कि ये एक दूसरे को जहां ब्लड दिया है यही डोनेट कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। यहां से ध्यान से देखिए, बी माइनस को बी प्लस वाला ब्लड नहीं देगा। ये देखिए, बी माइनस और बी प्लस आपस में ब्लड नहीं देंगे। कोई बोलेगा हर बी वाला एक दूसरे को दे देगा, नो, नहीं देना। बी प्लस और बी माइनस मैच नहीं करेंगे, माने जो बी माइनस ब्लड नहीं लेगा बी प्लस से, माने ये भी है, माने इस लेवल का है, माने वो ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए आजकल बी प्लस बी माइनस है, तो ये एक टेबल है। चलिए हम कभी बोलेंगे तो मिल जाएगा, सिस्टम पे शेयर कर देंगे। रीजन वही है कि अग्लूटिनोशन माने ट्रांसफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशंस देखना है। लिखा है ना कि एग्लूटिनेशन शब्द है कि रक्त रोगी को अनुपयुक्त है। 1-2 मिनट और ये वहां से देखा जाएगा। और एक और दूसरा सिस्टम है कि इसके अलावा रीसस मंकी अग्लूटिनोजन, अग्लूटिनोजन माने वही आरबीसी पे प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पर 15% व्यक्तियों में तो नहीं पाया जाता, लेकिन बाकी में पाया जाता है। जी, हम प्लस माइनस से कह रहे थे ना, जो दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये प्लस माइनस रीसस मंकी कहीं RH प्लस या RH माइनस है। तो इसमें ये डिफाइन करता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है। तो जहां प्लस V लिखा है उसको पॉजिटिव पढ़ते हैं, और माइनस है तो निगेटिव पढ़ते हैं। तो देखिए, माइनस प्लस को ब्लड दे सकता है, प्लस प्लस को तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस को ब्लड नहीं देगा। अगर प्लस माइनस को ब्लड देगा तो माइनस उसको एंटीजन समझेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा, और फिर ये ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी ये कभी प्रेगनेंसी के केस में, जो मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूं, अगर ब्लड बच्चा गर्भ में है और नॉर्मली वो क्या है कि पिता का ब्लड ग्रुप लेता है पॉजिटिव, अगर पिता से वो प्लस लिया और माता के पास माइनस है, ध्यान से इसको देख समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर पिता का प्लस है तो पेट में गर्भ में वो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज है कि प्लस उसका RH प्लस हो जाएगा। और अगर माता का RH निगेटिव है तो माता का जो RH निगेटिव है, ये RH पॉजिटिव को एंटीजन मान लेगा, इसको एंटीजन मान लेगा, और ये प्लेसेंटा के रास्ते वापस एंटीबॉडी बना के भेज देगा बच्चे के पास, क्योंकि इसको एंटीजन मान लिया। और इस केस में जो गर्भ में बच्चा है उसको नुकसान हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, डेथ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, पोलियो हो सकता है, क्योंकि वो इसको बच्चे में RG प्लस को RH माइनस निगेटिव
मान के, माने एंटीजन मान के बाहरी मटेरियल ऐसा रिएक्ट कर देगा। तो ऐसे आजकल बहुत सारे इंजेक्शन इस पे बहुत काम होते हैं, लेकिन हम लोग इतना समझे कि ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन रख के पढ़ लेंगे। एक स्प्लीन है शरीर में, एक एब्डोमिनल कैविटी में, ये बहुत इफेक्टिव है। सर बोलते हैं ये माता का काम करती है शरीर में। अगर लीवर पिता तुल्य है तो स्प्लीन माता तुल्य है। ये उसी गर्भ में देखिए ब्लड का फॉर्मेशन कराती है, और एडल्ट लाइफ में भी जब ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता इमरजेंसी केस में तो ये ब्लड का फॉर्मेशन करती है। और कब ये सब चीजों का जो है ना कब्रिस्तान है, ब्लड का रिजर्वायर है। इसका वजन खुद 150 ग्राम है, लेकिन 150 ml ब्लड रखती है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ये स्प्लीन बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। और बाकी चाइनीज में तो हम लोग पढ़ते ही हैं इसको, वो फूड को फूड की में कन्वर्ट करती है, तो ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये इमरजेंसी में काम करती है, ओल्ड एज में भी और एम्ब्रियोनिक में भी, माने भ्रूण अवस्था में भी और ये भी। तो सर बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, ठीक, थोड़ा बहुत अच्छा। लंबा खींच गया। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। हम लोगों को सब सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग जो है तिवारी जी को धन्यवाद कहेंगे कि भाई उन्होंने बढ़िया तैयार भी किया और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ठीक से कर दिया। और हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद हम लोग जो है दूसरे लोगों को बताएंगे, और अल्टीमेटली हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो हम लोग इस वीडियो को भी बंद कर दे रहे हैं और केवल थैंक एक यू, दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सिखाया। थैंक्स। थैंक यू मैम।